हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? चलिए भाई पढ़ाई लिखाई शुरू किया जाए। तो अब बेटा हम लोग जो है करंट पढ़ रहे थे ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी चल रहा था ना भाई, करंट इलेक्ट्रिसिटी। हाँ भाई, प्रॉपर रिवीजन हो रहा है, प्रॉपर रिवीजन करते रहना बेटा, और रिवीजन का दायरा बढ़ा देना है ना, रिवीजन का दायरा बढ़ा देना। वीक में एक दिन कोई दिन चुन लेना जिस दिन आप जितना नॉर्मल स्टडी करते हो उससे ज़्यादा स्टडी करना है। और स्टडी में क्या करना है, एक डेढ़ घंटे लगेंगे, डेढ़ घंटे या 2 घंटे भी लग सकते हैं, जिसमें आपको फिजिक्स में स्टार्टिंग से इलेक्ट्रोस्टैट से आप जो नोट्स लिखे उसमें हर चीज़ें पढ़नी है। बीच में जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन दोबारा बनाना है, पूरा पढ़ना बेटा पुरानी पढ़ी चीज़ों को याद रखना है। इसलिए आपको वीक में एक दिन अब आप चुन लीजिए और वो काम अब स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी में मैं आपको पढ़ा रहा था बेटा किरचॉफ्स लॉ, याद है आपको किरचॉफ्स लॉ, जिसमें मैंने आपको बताया था किरचॉफ ने सर्किट को एनालाइज करने के लिए, सर्किट को सॉल्व करने के लिए बेटा 2 लॉ दिए। पहला बोलते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ, जिसे जंक्शन लॉ या पॉइंट लॉ कहते हैं, KCL, और दूसरा होता है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, है ना। तो हम लोग बेटा KCL पढ़ चुके थे। अगर आपसे कोई पूछे KCL क्या है तो आप क्या बोलेंगे बेटा, इट स्टेट्स दैट एट अ जंक्शन और पॉइंट द टोटल सम ऑफ इनकमिंग एंड आउटगोइंग करंट विल बी 0, यानी दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द टोटल आउटगोइंग करंट। जितना करंट आएगा उतना ही करंट जाएगा, उनका सम 0 होगा। जैसे जो आ रहा है उसको अगर आप प्लस में ले लें और जो जा रहा है उसको नेगेटिव में, तो उसका सम करेंगे तो 0 होगा, यानी मैग्नीट्यूड में जितना आ रहा है उतना ही मैग्नीट्यूड में जाएगा। तो अब अगर आपसे पूछा जाए KCL किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है, तो इट इज़ बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यानी किरचॉफ का पहला लॉ बेटा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड है। ये बहुत बेसिक बात है, नॉर्मली आना चाहिए, कहीं भी आपका छोटा मोटा क्वेश्चन पूछ सकता है बोर्ड एग्जाम में या कहीं भी, तो आपको ये सिंपली आना चाहिए, ठीक है बेटा। हम लोग यहाँ पर अब किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ पढ़ेंगे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, जिसे शॉर्टकट में बोलते हैं KVL या लूप लॉ, ठीक है ना बेटा। KVL बोलो या लूप लॉ बोलो, ठीक है, एक ही बात है। तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ और लूप लॉ क्या है इसको हम समझेंगे, है ना बेटा। ध्यान दीजिएगा, ये काम की बात है, अच्छे से सीखिएगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ और लूप लॉ, तो यहाँ पर ये बोला गया है पहली बात, इट इज़ बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। पहली बात तो इट इज़ बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इट इज़ बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इट इज़ बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी कंजर्वेशन पर बेस्ड है, इट इज़ बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो देखिए ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है, यानी बेटा किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर क्या है, बेस्ड है। अब यहाँ पर बेटा हम लोग जो है लॉ सीखेंगे कि ये लॉ है क्या। तो देखिए ये लॉ क्या कहता बेटा, सुनिएगा ध्यान से, ये किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ है क्या, हमें ये समझना है ना। तो देखिए बेटा ये बोलता है द लॉ स्टेट्स दैट, बिल्कुल आराम से सुनिएगा बेटा, द लॉ स्टेट्स दैट in a loop the sum of देखिएगा ध्यान से, the law states that in a loop the sum of potential difference across each element the sum of potential difference across each element in cyclic sense in one cyclic sense
इन वन साइक्लिक सेंस विल बी ज़ीरो। यानी बेटा एक साइकिल में, एक राउंड ट्रिप में, एक बार पूरे चक्कर में बेटा जितने भी एलिमेंट पड़ेंगे सबके एलिमेंट के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस का सम होगा, प्रत्येक एलिमेंट के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस, उनको सबको ऐड करेंगे आप तो इट विल बी ज़ीरो, इट विल बी ज़ीरो। या फिर आप कह सकते हैं और आप ऐसे भी कह सकते हैं, या आप इसको कह सकते हैं, मतलब ये वाला स्टेटमेंट मेन है। अगर आपको लिखने को आएगा बोर्ड एग्जाम में स्टेट किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, तो आपको ये लिखना है द लॉ स्टेट्स दैट इन अ लूप द सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच एलिमेंट इन वन साइकिल सेंस विल बी ज़ीरो। एक साइक्लिक सेंस में, एक साइकिल में घूम जाना है तो आपका सभी एलिमेंट्स के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उनका सम करोगे तो वो क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। अभी हम इस पर क्वेश्चन भी बनाएंगे, न्यूमेरिकल भी बनाएंगे, बहुत सारे न्यूमेरिकल बनाएंगे, है ना। न्यूमेरिकल बनाएंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। और वैसे भी आप KVL कैपेसिटर में लगा चुके हैं। अब बेटा इसी को आप दूसरे तरीके से ऐसे भी बोल सकते हो कि किसी लूप में, बिल्कुल ध्यान से सुनना, पहले समझ लो कि किसी लूप में जितने भी रजिस्टर हैं सबके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सम करोगे तो वो टोटल EMF यानी सम ऑफ द EMFs के बराबर आएगा। मतलब देखो ध्यान से देखना, और द लॉ स्टेट्स दैट आप ऐसे बोल सकते हो दैट इन अ लूप द सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस across each register is equal to the यानी across each register in one cycle is equal to the total EMF of the cell, present in loop। देखो ये जो है आपका किरचॉफ सेकेंड लॉ का दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। तो बेसिकली बेटा पहले तो मैंने आपको किरचॉफ वोल्टेज लॉ का स्टेटमेंट लिखना सिखाया। ये स्टेटमेंट आप नोट्स में तो लिखेंगे, रफ कॉपी में 2-3 बार लिख लेंगे, आपको याद करने में बहुत हेल्प मिलेगा, है ना। बोल करके याद करने से ज़्यादा अच्छा आप लिख करके याद कर लो। 2-3 बार लिखोगे तो लिखने का एक अपना राइटिंग स्किल भी डेवलप होगा, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में राइटिंग स्किल डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। हाउ टू राइट अ डेफिनेशन, कैसे डेफिनेशन लिखते हैं, कैसे एक्सप्लेन करते हैं, तो ये सब इन चीज़ों को भी तो हमें बोर्ड एग्ज़ाम के हिसाब से भी तो ध्यान देना होगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको जो है बेटा ये जो है आपको स्टेटमेंट मैंने लिख के दिखाया। अब यहाँ पर बेटा मैं अब इसमें स्टेटमेंट ख़त्म होने के बाद ऐसा है कि बोर्ड एग्ज़ाम में यहीं मत रुक जाना, इसके आगे एक छोटा सा डायग्राम बनाना, और डायग्राम मैं बना रहा हूँ उस टाइप का डायग्राम बनाना, एक्सप्लेन करना, उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। टिपिकल टाइप के जैसे क्या होता है, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, देखते हैं स्टेट्स किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, बस वो स्टेटमेंट लिखते हैं, हो गया, अगला चेंज कर देते हैं, अगले क्वेश्चन पे चले जाते हैं। यही हमारी प्रॉब्लम है कि हम अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले हर क्वेश्चन में अगर कोई फॉर्मूला लिख सकते हैं तो फॉर्मूला लिखें, डायग्राम बना सकते हैं तो पहले डायग्राम की कोशिश करिए, फिर फॉर्मूला लिखिए। यानी डेफिनेशन लिखने के बाद एज मच एज पॉसिबल, जितना हो सके संभव, ज़बरदस्ती नहीं, जहाँ रिक्वायरमेंट है वहीं, है ना। पता चला ज़बरदस्ती हम कर रहे हैं तो वो दिखता है, फिर वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल नहीं होता, नेगेटिव इंप्रेशन जाता है जो चेक करते कॉपी उन पर, है ना। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ बेटा कि जैसे अब ये डेफिनेशन आपने लिखा, अब इस डेफिनेशन के बाद एक सिंपल छोटा सा एक डायग्राम बना के और उसमें एक एक्सप्लेन कर देंगे, मैथमेटिकली एक्सप्रेशन दे देंगे, तो तब जा कर के वो काम पूरा हो जाएगा, है ना। अगर आपसे पूछेगा किरचॉफ वोल्टेज लॉ किस पर बेस्ड है, तो हम क्या बोलते हैं बेटा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर। किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है, ऐसे करके क्वेश्चन आता है तो आपका आंसर होना चाहिए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और आप बहुत अच्छे से सीख जाएंगे कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्यों है, आप बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। डोंट वेरी रेन, अभी तो किरचॉफ्स लॉ स्टार्ट हुआ है, अभी तो बहुत सारी बातें बतानी है, अभी तो एक्सप्लेनेशन सुन लिए, उसके स्टेटमेंट सुन लिए, उसके बाद एक्सप्रेशन देखोगे, फिर क्वेश्चन में अप्लाई करोगे, धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग अपने आप खुल जाएगा।
बस पढ़ने की टेंडेंसी रखना भाई, पढ़ने की टेंडेंसी रखोगे तभी काम हो पाएगा। अब पता चला तुम्हारे में पढ़ने की टेंडेंसी है नहीं, मैं पढ़ा दिया। ऐसे बहुत सारे बच्चे मुझे ना व्हाट्सएप करते, सर मुझे ये नहीं आया समझ में, मुझे वो नहीं आया समझ में। तो भाई एक बात बताओ, ये कोई मतलब ऑफलाइन क्लास नहीं है, क्लासरूम क्लास नहीं है कि आपने लिखा आपको नहीं आया तो आप फिर मेरे से दोबारा पूछ लो। लेकिन ये ऑनलाइन क्लासेस है बेटा, इसमें थोड़ी बहुत अगर समस्या आती है ना, हो सकता है, क्योंकि सामने पढ़ने में और ऐसे करके वीडियो रिकॉर्डिंग देखने में ऑब्वियस सी बात है देयर इज़ सम लैकिंग। लेकिन उस लैकिंग से एक बेनिफिट उसमें ये भी है कि आप इस वीडियो को बार बार रिप्ले भी कर सकते हैं, बार बार रिप्ले भी कर सकते हैं, बार बार रिप्ले करके उसी बात को दोबारा सुनते हुए, उसी चीज़ को दोबारा करते हुए फिर 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो वो आपको आ जाएगा। बेसिकली वो जो हमारा एक नेचुरल टेंडेंसी है ना, कोई चीज़ नहीं आता है तो हम छोड़ देते हैं, यही हमारी सबसे बड़ी समस्या है कि हम उसे छोड़ तो देते हैं, या फिर हम क्या करते हैं, अनाप शनाप इंटरनेट पे बहुत सारे वीडियोज़ हैं, यूट्यूब पे अपना डाला, अच्छा ये तो बेटा आप अगर डिफरेंट वीडियोज़ देखेंगे तो ऑब्वियसली आप कंफ्यूज हो जाएंगे और आपके हाथ कुछ आएगा नहीं। इसलिए मैं देखो, मेरे को बहुत सारे बच्चों ने मतलब मैंने फीडबैक मिला मुझे, बहुत सारे बच्चे इधर का वीडियो देख रहे, उधर का देख रहे, उधर का देख रहे। भाई इधर उधर का वीडियो देखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपको एक सिस्टम फॉलो करना होगा, आपको एक सिस्टम फॉलो करना होगा। आप एक सोचो, हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपको पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, रिकॉर्डिंग आप सुन रहे हैं, डेली नोट्स बना रहे हैं, आपका क्वेश्चन भी होता है, आपके डाउट्स भी क्लियर करता हूँ मैं, यहाँ पे टेस्ट भी होता है, पीरियोडिक टेस्ट होता है। आप एक बात समझो कि जिस तरह से चीज़ें हमें पढ़नी हैं, वो ऑनलाइन वीडियोस में जो छोटे छोटे वीडियोस बना के डालते हैं, जिनका आप रिव्यू देखते रहे, अच्छा बहुत सारा लोग देखा, चलो हमें भी देख लेना चाहिए। ये बेटा ये कंपटीशन का दौर ख़त्म करो, इससे तुम्हारा कुछ नहीं होगा बल्कि तुम्हारा नुकसान होगा। मैं आपको साफ मेरा एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि मैं इतने दिनों से पढ़ा रहा हूँ, मैंने देखा है जो बच्चे इधर उधर ज़्यादा भटकते हैं, एंड ऑफ द स्टोरी उनका कुछ नहीं होता। मैं तो अच्छे अच्छे बच्चों को देखा बर्बाद होते हुए, अच्छे अच्छे स्टूडेंट को देखा है भाई। मैंने देखा, मैं मतलब जैसे क्या हुआ, एक बार क्या हुआ, मैं आपको बहुत फैक्ट बताता हूँ। बिफोर 2 ईयर यहीं पे मैं एक बैच में पढ़ा रहा था, बड़े अच्छे अच्छे स्टूडेंट थे, 12th में थे, बोर्ड का उनका था कि बोर्ड देना था। तो मैंने उनको बताया बेटा कि आप आराम से एक सिस्टम यहाँ पे पढ़ रहे हो, आराम से पढ़ना, इधर उधर ट्यूशन मत लगाना। अब कुछ होते हैं ना ज़रूरत से ज़्यादा होशियार होते हैं, वो बोलता अरे भाई ऐसे कैसे, मैं तो यार होशियार हूँ, मुझे कौन सिखा सकता है। अब वो होशियारी में क्या करा, यहाँ दिन में पूरा क्लासेस करते थे और शाम को ट्यूशन पकड़ लिया। तो भाई मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, भाई मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा, भाई मेरे को यहाँ पे जॉब में रखा हुआ है सर ने, मेरे को एक तनख्वाह दे देते हैं, बात ख़त्म हो गई। अब आप 2 बच्चे कम लाओ या 2 बच्चे ज़्यादा, मुझे तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, आप यहाँ जाने का ट्यूशन पढ़ो या नहीं पढ़ो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हम क्या चाहते हैं कि हम अपना दी बेस्ट दे, क्लास में ज़्यादा ज़्यादा अच्छा पढ़ाएँ, आपके प्रॉब्लम्स को सुने, आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर लें। अब वो बच्चा जो है होशियारी में ट्यूशन तो पकड़ लिया। अब आप सोचो, ट्यूशन में गया तो उसे ट्रैप कर लिया गया, बोला गया भाई बोर्ड पे फोकस करो, क्योंकि वो बोर्ड लेवल का पढ़ा रहे थे, बोर्ड पे फोकस करो। उनका माइंड ऐसा, उसका माइंड ऐसा बना दिया कि वो टिपिकल बोर्ड एग्ज़ाम का बच्चा बन गया, जबकि उस बच्चे में इतनी कैलिबर थी कि वो बोर्ड प्लस IIT 4 था। अब उसे टिपिकल बोर्ड का बच्चा बना दिया, वो बोर्ड पे पूरा फोकस करने लगा, और वो भी कब, इसी जुलाई अगस्त की टाइम में। अब अल्टीमेटली क्या हुआ, वो ट्यूशन पे ही पूरा फोकस करने लगा, यहाँ सिलेबस कंप्लीट हो गया, सिलेबस कंप्लीट होकर के उसके बाद फिर बोर्ड की टेस्ट सीरीज, कॉम्पिटिटिव टेस्ट सीरीज, उसमें नंबर इसके धीरे धीरे डाउन आने लगे। धीरे धीरे बच्चा डिप्रेशन में गया, धीरे धीरे नेगेटिविटी, क्योंकि यहाँ पर जो पढ़ाई हो रही है वो तो अच्छे क्वेश्चन भी कराए जाते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, जबकि उसका माइंड सेट तो बोर्ड का बन गया। तो यहाँ धीरे धीरे डिटोरिएट हुआ, धीरे धीरे नीचे जाने लगा। अब उसके बाद अल्टीमेटली क्या हुआ, जब बोर्ड का टाइम आया जनवरी के टाइम में, जब यहाँ से बिल्कुल कि हाँ बेटा लीव मिलती है, प्रिपरेशन लीव, आप खुद से तैयारी करो, बोर्ड का टाइम एग्ज़ाम होने वाला है, 1-2 महीना पहले छोड़ दिया जाता है। अब अल्टीमेटली वो पहले से तो बोर्ड पे लगा हुआ था ही, 2 महीने बोर्ड पे ही काम किया, ऑब्वियस सी बात है करना भी चाहिए। अल्टीमेटली उसका बोर्ड में परसेंटेज आया एवरेज 85% के आसपास था। अब मैंने उसको समझाया, 85% आया, जब रिज़ल्ट आया, मिलने आया, मैंने कहा बेटा देख बता, तेरा IIT तो नहीं हुआ, बोर्ड में तू 85% के आसपास लेके आया,
तो बेटा इतना ट्यूशन जो तूने करा, इतना कोचिंग करा, तू तो वैसे भी कर लेता भाई, तू तो पढ़ने में होशियार है, तू इतना खुद भी कर सकता था। लेकिन तूने इतना 85% के लिए तूने जो इतना ऐसी तैसी करा ली, कोचिंग भी करा, ट्यूशन भी करा, इधर भी भागा उधर भी भागा, यहाँ डिप्रेशन वहाँ कुछ और ये कुछ और, तो फ़ायदा क्या मिला तुझे? क्या मिला तुझे फ़ायदा? और तेरे से तू अपने ही बैचमेट्स के को देखो, उन्होंने ट्यूशन नहीं करा। मैंने 4-5 बच्चों के नाम गिनाए, मैंने कहा वो तो ट्यूशन नहीं करा, वो तो बलूनी क्लासेस का ही सिर्फ पढ़ करके और आपसे ज़्यादा नंबर लेके बैठे हुए हैं। बताओ भाई 92%, 91% लेके आए उसी बैच के बच्चे। तो अब मैंने कहा कि ये तुम में कैलिबर था कि तुम भी 90% एबव ला सकते थे, लेकिन तुम फंस गए माया जाल में। और तुम माया जाल में फंस गए, ट्यूशन वाले जो है तुमको ट्रैप करने की कोशिश कर लिए, तुम ट्रैप भी हो गए। बेटा तुम वहाँ पे मैंने उसको समझाया कि बेटा अब तुम एक बात बताओ, व्हाट आफ्टर द बोर्ड एग्ज़ाम के बाद तुम करोगे क्या? IIT का एक अटैम्प्ट तो तुम्हारा ख़राब हो गया और तुम्हें लगता है कि तुम अब सेकेंड ईयर जो नेक्स्ट एक अटैम्प्ट बचा उसमें तुम बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त तुर्रम खान बन जाओगे और तुम एक बार में निकाल लोगे, जो कि नेवर पॉसिबल। अब मुझे बताओ क्या होगा? जेई मेंस में बहुत ख़राब रैंक आया उसका, और उसी रैंक के आधार पे वो किसी छोटे मोटे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया और वो बर्बाद हो गया। जो लड़का IIT या NIT में बीटेक करता, वो इंसान बर्बाद हो गया। अब आप मुझे बताओ कि इससे हमें ये सबक मिलती है कि हम उस जैसा तो काम नहीं करेंगे ना। मैं आपकी पोटेंशियल को बचाए रखना चाहता हूँ, आपकी पोटेंशियल बढ़े, आप और इनोवेटिव बने। इनोवेटिव बनने का सबसे अच्छा मार्ग ये है, सबसे अच्छा रास्ता ये है कि विश्वास करिए सिर्फ एक सिस्टम पे। अब मुझे एक बात बताओ, मैं किरचॉफ्स लॉ पढ़ा रहा हूँ, मैं जैसा पढ़ा रहा हूँ, मैंने आपको पूरा डेफिनेशन लिखाया, बोर्ड पे भी काम कर रहा हूँ आपके। अब मुझे बताओ, मैं आपके बोर्ड प्लस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, जो कि कुछ लोग नीट दे रहे हैं, कुछ लोग IIT दे रहे हैं, उन दोनों के हिसाब से पूरा मिक्स करके पढ़ा रहा हूँ। जहाँ आपका डेफिनेशन होता है वहाँ मैं डेफिनेशन प्रॉपर लिखता हूँ, जहाँ डेरिवेशन है वहाँ डेरिवेशन प्रॉपर लिखता हूँ, जहाँ पर हमें चीज़ें आगे लेके जानी है, अच्छे क्वेश्चन कराने, वो करता हूँ। तो इतना बैलेंस आप ट्यूशन में कहाँ से ले लेंगे? या अभी आपके पास इंटरनेट पे इतने सारे वीडियोस पड़े हैं, वो कहाँ से आपको पूरा बैलेंस दे देंगे? 2 मिनट के लिए वो वीडियो बहुत अच्छा लगेगा अरे यार बलूनी क्लासेस में जो अमित सर पढ़ाते हैं उससे तो कहीं ज़्यादा अच्छा ही वीडियो है, अमित सर तो कुछ भी नहीं है उनके सामने। लेकिन उसके बाद क्या होगा? एंड ऑफ द स्टोरी, आप 2 टीचरों के कंपैरिजन में लग गए। लेकिन बेटा 2 टीचरों के कंपैरिजन से फ़ायदा आपका हुआ नहीं हुआ। आपका फ़ायदा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आपका फ़ायदा एक ही सिस्टम से जुड़ने में है। आप यहाँ से जुड़े हैं, हम आपका बहुत ट्राई कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि आप उसको पढ़ें, समझें, आपके साथ हम लोग हैं। तो अब आप एक बात बताओ, मुझसे आप डायरेक्ट इंटरेक्शन कर सकते हो। लॉकडाउन खुलने के बाद आप ऑफलाइन में यहाँ आओगे, क्लासरूम प्रोग्राम में आओगे, आप मुझसे बराबर बातें करोगे, इंटरेक्शन होगा। एंड ऑफ द स्टोरी क्या होगा? एंड ऑफ द स्टोरी आपको थक हार के एक ही प्लेटफॉर्म पे तो आना पड़ेगा। क्यों ना हम अपनी बुद्धि को, अपनी एनर्जी, अपना पूरा फोकस एक ही तरफ लगाएं। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप अपना माइंड डाइवर्ट नहीं करें और ट्यूशन बाजी बिल्कुल छोड़ दो। ट्यूशन बाजी से बिल्कुल नुकसान होता है बेटा। ट्यूशन अगर आप कर रहे हो तो मैं कह रहा हूँ कि उसे ड्रॉप करो। बहुत सारे बच्चे जो हैं कि प्रॉपरली इसको नहीं देख रहे हैं। अब एक बात बताओ, बलूनी क्लासेस आपको रेगुलर सर्विसेज दे रही है, रेगुलर आपको वीडियोस मिल रहा है, हर सब्जेक्ट का वीडियोस मिल रहा है, प्रॉपरली टेस्ट होता है, और आप अगर इधर उधर इंटरनेट पे आप पढ़ेंगे या उधर ट्यूशन करेंगे तो इससे आपका क्या होगा? एनर्जी वेस्ट होगा। इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि आप एक सिस्टम को फॉलो करें, हम आपके साथ हैं, आपको इसे फॉलो कर लेना चाहिए। इसलिए मैं आप सभी बच्चों से ये बोलना चाहता हूँ, अपना माइंड डाइवर्ट नहीं करो, इधर उधर बिल्कुल नहीं, एक सिस्टम पकड़ना है बिल्कुल। और इसके लिए हम बैठे हैं, हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं सिस्टम को। एकदम रेगुलर आपको लेक्चर्स मिलते हैं, आपके डाउट क्लासेज लगते हैं, लाइव क्लासेज लगते हैं। हम सिस्टम को बेहतर से बेहतर आपके लिए कर रहे हैं। और आपके लिए इतना सब कुछ करने के बावजूद भी अगर हमें टेस्ट में रिज़ल्ट नहीं मिलते हैं बच्चों के, है ना, बच्चे बहुत सारे पेपर नहीं देते हैं, तो इससे हमें बहुत दुख होता है कि भाई बताओ, हम इतना बच्चों के लिए मेहनत करते हैं और जब टेस्ट का टाइम आता है तो बच्चे टेस्ट में पार्टिसिपेट ही नहीं करते हैं। तो हमें कितना दुख होता है। हम टीचर से पूछो भाई, हम लोग कितना दुख होता है कि यार बताओ, इन बच्चों के लिए हम लोग इतना सब कुछ करते हैं और ये बच्चे टेस्ट ही नहीं देते हैं, ये बच्चे हम लोग से इंटरेक्ट नहीं करते हैं, पार्टिसिपेट नहीं करते हैं काम में।
सो दैट्स वाई हम कह रहे हैं बेटा एक सिस्टम फॉलो करो, क्लियर है ना, इसको फॉलो करना, जो मैं बता रहा हूँ बहुत एक्सपीरियंस वाली बात बता रहा हूँ। खैर अब देखिए ध्यान से, ये जो KVL है बेटा देखिए यहाँ पर बेटा मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, इसे ऐसे समझिए। मान लीजिए ये रजिस्टर है, यहाँ सेल है, ये रजिस्टर है, यहाँ सेल है, ये सेल है, यहाँ रजिस्टर है, ये रजिस्टर है, EMF E1 है, R1 है, EMF E2 है, R2 है, EMF E3 है, R3 है, EMF R4 है। अब यहाँ पर I1 करंट फ्लो रहा है, मान लो यहाँ I2 करंट। ये बेटा ये लूप बड़े से सर्किट में से मैंने एक लूप बनाया, ठीक है ना। ऐसा है कि इधर से भी लूप जुड़ा है, इधर से भी कनेक्शन, इधर भी कनेक्शन, इधर भी कनेक्शन है, कंफ्यूज मत हो जाना। ये I2 है, मान लीजिए I3 ऐसे फ्लो रहा है, I4 ऐसे फ्लो रहा है। अब बेटा देखिए पहले तो ये लूप है ना, सब में करंट फ्लो रहा है, कितना कितना है मैंने दिखा दिया। अब आपको कैसे करना है, यहाँ पे KVL कैसे लगाएंगे ये सुनो, है ना, KVL कैसे लगाएंगे ये सुनो ध्यान से। आप पहले भी पढ़ चुके हैं, कुछ नया नहीं होगा आपका। अगर कैपेसिटर आपने पढ़ा होगा तो आपके लिए बिल्कुल नया नहीं लगेगा। तो यहाँ पर बेटा कोई एक सेंस लो, चाहे क्लॉकवाइज सेंस या एंटी क्लॉक, ये क्लॉकवाइज सेंस या एंटी क्लॉकवाइज सेंस, कोई भी एक सेंस पकड़ लो। मान लो जैसे ऐसे सपोज दैट, तो यहाँ ये कहा जाता है बेटा कि अगर मैंने ये सेंस लिया तो जितने भी रजिस्टर होंगे, है ना, देखिए 1 2 3 4 रजिस्टर इस लूप में है, तो सभी रजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस का सम, जैसे यहाँ देखिए यहाँ जो वोल्टेज होगा IR होगा, तो I1 R1 प्लस में क्यों, क्योंकि करंट जो फ्लो रहा साइकिल के डायरेक्शन में। आप क्लॉकवाइज मानेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस होगा यहाँ माइनस होगा यहाँ, दोनों प्लस हो जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए I1 R1 प्लस में, फिर यहाँ देखिए प्लस I2 R2, फिर यहाँ देखिए ऐसे करंट इधर है, साइकिल ऐसे है माइनस में, तो माइनस I3 R3, फिर उसके बाद यहाँ देखिए करंट ऐसे, साइकिल ऐसे माइनस में, तो माइनस I4 R4। अब इक्वल टू टोटल EMF, ध्यान दीजिए टोटल EMF, यानी देखिए सभी रजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस का सम कर लिया। अब टोटल EMF देखिए, ये EMF की डायरेक्शन मैंने पहले बताया बेटा, नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, तीन ही सेल है। इस सेल को देखिए, इस सेल का EMF साइकिल डायरेक्शन में प्लस में, तो प्लस E1, फिर इस सेल का EMF इधर है, साइकिल इधर है, माइनस E2, और इस सेल का EMF इधर है, साइकिल इधर है, माइनस में E3। तो इस तरह से देखिए मैंने ये लिख दिया, यानी कुल मिलाकर के बेटा बहुत साफ साफ है, बहुत साफ साफ। ये मैंने एग्जाम्पल दिया और इसमें KVL लगाया। मेरे ख्याल से आपके लिए नया इसलिए नहीं क्योंकि आपने स्टडी करा है, पढ़ाई करा है, कैपेसिटर आपने पढ़ा है, KVL मैंने सिखाया है, KVL पे क्वेश्चन भी कराया है, फिर से KVL करंट इलेक्ट्रिसिटी में दोबारा सीख रहे हैं। तो मैं ये उम्मीद करूँगा कि आपको ये आ जाएगा, मैं ये उम्मीद करूँगा कि आपको ये बहुत आसान लग रहा होगा। EMF नेगेटिव से पॉजिटिव होता है, पहले एरो ऐसे बनाया कीजिए, एरो ऐसे, फिर KVL लिख लीजिए। बहुत आसान है, बहुत आसान है, ठीक है। अब देखिए आप बोलेंगे सर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर कैसे बेस्ड है ना, क्योंकि KVL इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो हम ये भी तो सीखे सर एनर्जी कंजर्वेशन पर कैसे बेस्ड है, हाउ इज़ दिस पॉसिबल कि एनर्जी कंजर्वेशन बेस्ड है। जरा एग्जांपल बताइए कैसे, इसको एक्सप्लेन करिए। अच्छा मान लो बेटा 1 कूलम का चार्ज है 1 कूलम का चार्ज एक राउंड ट्रिप में ऐसे चल रहा है, लेट अस सपोज। तो देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 कूलम चला चला चला, यहाँ से यहाँ गया, तो 1 कूलम जब यहाँ से यहाँ गया तो देखो हाई से लो गया। अब अंदर जो करंट फ्लो होता है वो लो टू हाई फ्लो होता है, ज़रा ध्यान देना। अभी आप ऐसे समझना, ये सेल है बेटा, 1 कूलम सोचो यहाँ से चल रहा है, प्लस 1 कूलम। अब इसको एक राउंड ट्रिप में बिल्कुल यहाँ से यहाँ करके यहाँ पहुँचाना, आप समझना ध्यान से, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी समझा रहा हूँ। अब यहाँ से यहाँ गया तो देखिए बेटा ऐसे समझिए, ये सेल है E2,
अब ये 1 कूलम को यहाँ से ऐसे पहुँचना है, 1 कूलम को। अब सोचिए 1 कूलम यहाँ से यहाँ चल रहा है, जबकि ये किधर भेजना चाहता है, इधर। करंट इसे ही जाता है ना, करंट इधर से जाता है, ये 1 कूलम ऐसे जा रहा है। तो हम यहाँ पर बोलेंगे हाई से लो जा रहा है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बेटा, तो इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, E2। कितना बेटा, E2। और हाई से लो जा रहा है, बिल्कुल आराम से सुनना, हाई से लो जा रहा है। तो कितने का एनर्जी होगा, जरा ध्यान दीजिए। एनर्जी यहाँ पर मतलब हमें काम करना पड़ेगा या एनर्जी इसको देना पड़ेगा या एनर्जी लेना पड़ेगा, ये समझना है बिल्कुल आराम से। अच्छा बेटा एक बात मुझे समझाओ, बहुत आराम से समझना, थोड़ा टाइम ले रहा हूँ ताकि आपका इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप ये क्वेश्चन पूछते हैं, ये ना बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काम आएगा, ना आपको ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काम आएगा। बस मैं ये चाहता हूँ कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैसे है, मैं ये एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैसे है। तो अब एक बात समझो बेटा, कोई भी जो सेल होता है, ये समझिए ध्यान से, ये एनोड है और ये कैथोड है। तो बेसिकली क्या होता है, कोई भी सेल बाहर के सर्किट में जो करंट फ्लो होता है वो एनोड से कैथोड फ्लो होता है। करंट ऐसे फ्लो होता है बेटा, एनोड से कैथोड। लेकिन अगर करंट उल्टा फ्लो होता है बेटा, करंट ऐसे जाता है, इफ़ करंट ऐसे सप्लाई, तो बाहर से वर्क करना पड़ता है, बाहर से काम करना पड़ता है, क्योंकि ये करंट इधर भेजना चाहता है, चार्ज ऐसे करके 1 कूलम जाना चाहता है ना। चार्ज एनोड से कैथोड, लेकिन यहाँ उल्टा फ्लो रहा, 1 कूलम ऐसे जा रहा है। तो बेसिकली क्या होता है बेटा, 1 कूलम चार्ज ऐसे करके ऐसे फ्लो रहा, वही बात है बेटा, यहाँ से अंदर आ रहा है। तो वी हैव टू सप्लाई द एनर्जी, वी हैव टू सप्लाई द सम वर्क, हमें एनर्जी देना पड़ेगा। समझ में आ रही बात। एक बैटरी जो है, सेल जो है, वो बाहर के सर्किट में अमूमन करंट एनोड से कैथोड भेजता है और अंदर कैथोड से एनोड। लेकिन अगर उल्टा करंट फ्लो जाए, एनोड से एंटर करे और कैथोड से बाहर निकले, तो इसका मतलब बाहर से काम करना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी। यहाँ एनर्जी लिया, सुनना बेटा, बहुत आराम से सुनना। कितनी एनर्जी लिया, तो E2 है ना, 1 × E2, वर्क डन Q × V। तो Q कितना, 1, और V कितना, E2। तो 1 × E2 कितना आएगा, वर्क मन में सोच नहीं पा रहे हो क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़े थे, पोटेंशियल डिफरेंस अगर V है और Q चार्ज चलेगा तो वर्क डन Q डेल्टा V याद है, वही सोचो, बिल्कुल ज़्यादा टेंशन मत लो। Q डेल्टा V सोचो, बहुत आराम से एक्सप्लेन कर लूँगा बेटा। Q डेल्टा V, तो देखो यहाँ से यहाँ चलेगा तो कितना एनर्जी इसने मिला, इसको कितना बाहर से देना पड़ा, तो 1 × E2 आया। फिर यहाँ से 1 कूलम इधर चला, तो करंट इधर जा रहा, हाई से लो जा रहा है, करंट इधर ही है, 1 कूलम भी इधर ही है। तो यहाँ पर एनर्जी क्या होगा बेटा, हाई से लो जा रहा है करंट और उधर ही जा रहा है कि नहीं, तो एनर्जी छोड़ेगा। तो यहाँ एनर्जी लेगा, यहाँ एनर्जी छोड़ेगा, फिर एनर्जी लेगा, फिर एनर्जी छोड़ेगा, एनर्जी लेगा, एनर्जी छोड़ेगा, एनर्जी लेगा। अल्टीमेटली जब तुम यहाँ पहुँचोगे तो टोटल एनर्जी 0 हो जाएगा, मतलब ना एनर्जी लिया ना एनर्जी दिया, एनर्जी कंजर्व होगा। इसलिए मैं बता रहा हूँ बेटा, एक राउंड ट्रिप में जितनी एनर्जी लेगा, जितनी एनर्जी देगा, जितनी एनर्जी लेगा, जितनी एनर्जी देगा, वो सब अपने आप टोटल सम 0 हो जाता है। इसीलिए मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि ये आपका जो कहानी है उसे आप याद रखो। तो यहाँ पर बस एक्सप्लेन कर दिया बेटा कि इट इज़ बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बोलो क्लियर हुआ। अब सुनो ध्यान से, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कभी चर्चा नहीं आएगी, कभी ये क्वेश्चन नहीं है कि एक्सप्लेन हाउ एनर्जी कंजर्व्ड इन द KVL, हाउ एनर्जी कंजर्व इन द KVL, ऐसे नहीं आएगा, ऐसे नहीं आएगा, बल्कि आप कंजर्व कर सकते हो। ये मैं कैसे बता रहा हूँ, बस एक थ्योरेटिकल आइडिया दे रहा हूँ कि यहाँ एनर्जी एब्जॉर्ब होगा, यहाँ एनर्जी निकलेगा, यहाँ एनर्जी करंट है जा रहा है, एनर्जी निकलेगा, यहाँ करंट इधर जा रहा है, साइकिल ऐसे है, ध्यान दीजिए साइकिल पर भी डिपेंड करता है। हम ऐसे चल रहे हैं ना, ऐसे, तो करंट इधर जा रहा है, हाई से लो जा रहे हैं, एनर्जी इसमें निकलेगा। तो हमें इसमें पचड़ों में नहीं पड़ना है, लेकिन हाँ एक होता है ना कि भाई एक होता है डिस्कशन का पार्ट, सर कैसे एनर्जी कंजर्व हुआ, इस क्वेश्चन का जवाब देने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। जैसे एक न्यूमेरिकल से भी बना सकता हूँ कि एनर्जी कैसे कंजर्व है, बेटा देखो अपने आप 0 आएगा, ये भी मैं कर सकता हूँ। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं, एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, उसमें जो अननोन चीज़ है वो निकाल के दिखाते हैं, फिर एनर्जी कैसे कंजर्व है वो भी समझा देते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, चलिए जैसे मान लीजिए बेटा, बहुत आराम से सुनिएगा।
देखिए मैं आपको क्या समझाने जा रहा हूँ, इसको सुनिए। जैसे एज फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए बेटा मैंने बोला ये सेल है, ये रजिस्टर है, ये रजिस्टर है, ये सेल है, ये रजिस्टर है, ये भी रजिस्टर है, घबराना नहीं। ये 10 वोल्ट, ये 20 वोल्ट, ये 2 ओम, ये 3 ओम, ये 5 ओम, ये 5 ओम। अब मुझे बताओ, मेरे से ये सवाल पूछा, मान लीजिए बोला पहला फाइंड करंट इन द सर्किट, करंट इन द सर्किट। दूसरा बोला, मान लीजिए दूसरा बोला कि अगर फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस, मान लीजिए, या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 5 ओम, ऐसे बोल दिया। तो अब क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? देखिए या 3 ओम कर लीजिए, 5 ओम 2 लोग हैं ना, 3 ओम कर लीजिए। तो अब हम क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? हम आपको पहले ही बोल चुके हैं बेटा, एक से ज़्यादा सेल है तो जो बड़ा सेल है उससे करंट निकालिए। मान लीजिए हाँ ये 10 वोल्ट है, 20 वोल्ट है, पॉजिटिव टर्मिनल इधर है, इसे एनोड बोलते हैं, नेगेटिव टर्मिनल इधर है, कैथोड बोलते हैं। यहाँ से करंट एज्यूम करेंगे निकला, करंट ऐसे करके ऐसे चला, बिल्कुल घबराना नहीं, करंट ऐसे करके ऐसे चला, करंट ऐसे करके ऐसे चला। अब ज़रा KVL लगाओ, है ना, बहुत आराम से हर चीज़ एक्सप्लेन कर दूंगा इस एग्जाम्पल में। देखिए KVL लगाओ, तो भाई ऐसे करके ऐसे बना दिए। तो चलिए ये रजिस्टर 5I करंट और लूप सेम डायरेक्शन में, करंट और साइकिल से प्लस में, यहाँ +2I +3I +5I इक्वल टू टोटल EMF, ऐसे और ऐसे। ये EMF साइकिल डायरेक्शन में प्लस, EMF साइकिल के अपोजिट है इधर -10, 5 5 10 5 15 15I बराबर 10, I बराबर 2/3 एम्पियर। 10/15 कितना होगा? 2/3 एम्पियर। तो 2/3 एम्पियर इज द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। ये हमारा पहले आंसर है। एंड अगर मुझसे कह रहा है 3 ओम के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालिए, तो करंट कितना जा रहा V है, तो पोटेंशियल डिफरेंस ओम्स लॉ से बनेगा बेटा, V बराबर IR, तो I इंटू R। अब I की वैल्यू 2/3 और रेजिस्टेंस कितना है 3 कट गया, तो 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। अगर मुझे इस क्वेश्चन में बोलेगा अच्छा सर एक बात बताओ, एनर्जी कैसे कंजर्व है, ये ज़रा मुझे समझाओ। तो चलो अब एनर्जी कंजर्व करते हैं। यहाँ से चलो, यहाँ से चले ऐसे, यहाँ से आए, तो हम बोलेंगे यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, करंट इधर जाना चाहिए, उल्टा चल रहे हैं, तो यहाँ एनर्जी इवॉल्व होगा, मतलब माइनस में लेंगे, एनर्जी लेगा तो -1 कूलम सोचेंगे, 1 कूलम यहाँ से यहाँ गया -10। आराम से समझो। फिर देखिए यहाँ से यहाँ 1 कूलम यहाँ से यहाँ गया, हाई टू लो गया, यहाँ जो एनर्जी आएगी 1 × 2, साइकिल की डायरेक्शन हाई से लो जा रहे हैं, ये ठीक है। ये करंट इधर भेजना चाहता है, इसमें करंट हाई टू लो जा रहा है, और हम चल इधर ही रहे, हम साइकिल ऐसे माने हैं, है ना। तो हम यहाँ बोलेंगे I × 2, है ना, I × 2 पोटेंशियल डिफरेंस इंटू Q × V समझना बेटा। तो 1 × पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, IR से निकलेगा, Q × V 1 × और पोटेंशियल डिफरेंस IR से बनेगा, I की वैल्यू 2/3 है और रेजिस्टेंस इज 2। ठीक है, बिल्कुल आराम समझना। फिर जब हम यहाँ से आए करंट की डायरेक्शन में, फिर यहाँ पे वर्क डन हो जाएगा, Q × V, Q मतलब I, Q का मतलब 1 हो गया, I × R3, I की वैल्यू 2/3 × 3। आराम से समझना, बहुत आराम से। फिर देखो यहाँ से यहाँ आए तो करंट 2/3 × 5 प्लस में लिखेंगे, तो 2/3 × 5, चूँकि वर्क डन Q × V होगा। फिर यहाँ से यहाँ तो बोले अरे हाँ बिल्कुल सही जा रहा है, करंट इधर है, इधर ही जाना चाहता है, तो प्लस में 1 × Q × V, तो 1 × 20। ठीक है, फिर यहाँ पर आए, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, बिल्कुल साइकिल की डायरेक्शन में करंट उधर ही, I × R, तो 2/3 × 5 प्लस 2/3 × 5। अब बेटा इसका सम देखते हैं कितना आता है, ज़रा चेक करते हैं। 3 से 3 निपट गया, कोई सॉरी ये नहीं, 3 से 3 निपट गया। अब देखो कितना आएगा भाई, चेक करते हैं, बिल्कुल चेक करना बड़े आराम से। इसका सम शुड भी 0 आना चाहिए, इसका सम शुड भी 0 आना चाहिए। चलिए अब हम एक काम करें भाई, अब हम एक काम करें, रुक जाना 1 सेकेंड। सब कुछ ठीक है ना, इधर मिटा दो बेटा, ये मिटा देता हूँ, है ना। चलिए इट शुड बी 0,
इट शुड बी ज़ीरो। एक मिनट ज़रा देख लें, हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, लो टू हाई जा रहे हैं साइक्लिक डायरेक्शन में, मैं प्लस लिखूँ कि माइनस लिखूँ? जब मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ हाई टू लो, तो ये मैं लिखूंगा प्लस में, क्योंकि हाई से लो जा रहे हैं। जैसे यहाँ हाई से लो जाते हैं तो प्लस में, हाई से लो जा रहे हैं तो प्लस में लिखेंगे, और ये चीज़ माइनस में लिखेंगे। क्यों? क्योंकि सोचिए ना, हाई से लो जा रहे हैं तो अपने आप Q इंटू डेल्टा वी, हाई से लो जाते हैं, यस हाई से लो जा रहे हैं तो प्लस में आएगा, क्योंकि हमें इधर जाना, हाई से लो प्लस में, हाई से लो प्लस में, हाई से लो प्लस में, हाई से लो प्लस, लो टू हाई माइनस में। हाँ, अब इसका सोल्यूशन करते हैं। 10 इंटू 1 10, वेरी गुड। फिर देखिए बेटा 2 2 जा 4, 4/3, वेरी गुड। फिर देखिए 2 प्लस में, वेरी गुड। फिर देखिए 5 2 जा 10, 10/3। फिर माइनस 2 1 जा 20, 1 जा 20 और 10/3। अब ज़रा गौर से समझिए, इसका सम कितना आएगा मुझे देखना है, ठीक है बेटा। अच्छा ये देखिए 4/3, 10/3, एक काम करते 3 का एलसीएम ले लेते, चलेगा? 3 3 जा 30 प्लस 4 प्लस 6, डरना नहीं, प्लस 10 माइनस 23 जा 60 और प्लस 10। अब देखो कितना आता है, इसे जोड़ के देखते हैं। 6 4 10, 6 प्लस 4 10, 10 और 30 40, 40 और 10 50, 50 और 10 60 और प्लस 60 माइनस 60 सब उड़ जाएगा, इट विल बिकम ज़ीरो। अपने आप ज़ीरो है भाई, वर्क डन ज़ीरो, यानी एनर्जी ज़ीरो, मतलब एनर्जी कंजर्व है। ज़ीरो नहीं, वर्क डन ज़ीरो मतलब एनर्जी कंजर्व है। तो बहुत सिंपल सी बात है बेटा, मैंने आपको KVL एक्सप्लेन करा नहीं करा, एनर्जी कंजर्व होती है ना। ये एनर्जी प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे है ना, बना ही ऐसा है। जैसे ये तुम करते हो तो ये अपने आप लॉ बन जाता है, अपने आप लॉ बन जाता है। इसको देखने के बाद ये समझ में आ गया, अरे यार जितना एलिमेंट पड़े सबका पोटेंशियल डिफरेंस सम कर दो, अपने आप ज़ीरो हो जाएगा। तो ये जो लॉ है वो इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये मैंने जो इधर फालतू का काम करा वो सिर्फ आपको इस बात से सेटिस्फाई करने के लिए करा कि अगर आपके मन में ये सवाल उठता है कि सर ये एनर्जी कैसे कंजर्व होता है, कैसे कंजर्व करते हैं आप लोग, क्या दिखा है आपको, तो मैंने आपको एक एग्जांपल में समझाया। अब आगे से इस बारे में कोई चर्चा नहीं करेंगे। KVL पूछा जाएगा किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, हमारा वर्ड्स निकलेगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बात खत्म है ना। अब इस पर कोई भी हम डिस्कशन नहीं करेंगे, कोई आर्गुमेंट नहीं करेंगे। हम बोलेंगे जो लॉ है वो बात जो बनी है, वो पूरी जो इक्वेशन बनी है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी करोगे तो अपने आप आ जाएगा, यानी वर्क डन Q इंटू डेल्टा वी करके करोगे तो अपने आप आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे हम इस पर डिस्कशन नहीं करेंगे, हमें मालूम है एनर्जी कंजर्वेशन पर बेस्ड है। अब हम सवाल करेंगे इस पर, ठीक है। अब हम इस पर सिर्फ सवाल करेंगे। तो KVL पे अभी और क्वेश्चन करते हैं बेटा। मान लीजिए KVL में आपसे ये पूछ लिया बेटा, बहुत आराम से सुनना। जैसे मान लीजिए अगर हमने आपसे क्वेश्चन पूछा, ये EMF E, रेजिस्टेंस R, ये EMF E, रेजिस्टेंस R, चलिए इसको ले लीजिए 2 वोल्ट, या ऐसा मत लिखिए 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, 1 ओम, 1 ओम, 4 ओम। अगर मुझसे कहा जाएगा कि फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ओम, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ओम। अभी मैं बहुत इजी क्वेश्चन करा रहा हूँ बेटा, सो दैट आपका कॉन्सेप्ट धीरे धीरे बन जाए। KVL इतना टफ है नहीं, आपको भी फील आ गया होगा। अब देखो बेटा, दो सेल है तो 4 वोल्ट से करंट सोचेंगे, करंट यहाँ से चलेगा इधर से इधर, और यहाँ से ऐसे करंट ऐसे, ये करंट ऐसे, ये करंट ऐसे। अगर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस 4 ओम के क्रॉस निकालना है तो पहले क्या चाहिए, करंट। करंट के लिए मुझे चाहिए एक्सप्लेनेशन, यानी KVL लगाना पड़ेगा। तो चलिए ऐसे साइकिल बनाया। अब यहाँ से स्टार्ट करिए, 4I प्लस 1I प्लस 1I, समझ में आ रहा है ना, प्लस आएगा क्योंकि सभी करंट साइकिल डायरेक्शन में है। फिर ये EMF इधर की ओर, ये भी EMF इधर की ओर, दोनों ही सम आएगा, प्लस में आएगा। तो ये कितना आएगा, 6I बराबर 6 वोल्ट, I इक्वल टू 1 एम्पियर, I इक्वल टू 1 एम्पियर। तो अगर मुझे 4 ओम के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कहेगा तो ओम्स लॉ लगा देंगे, IR, I इंटू रेजिस्टेंस, करंट इज़ 1 एंड रेजिस्टेंस इज़ 4, सो वी हैव द 4 वोल्ट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस। तो इस तरह से मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस सॉल्व हो गया।
सर्किट कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है बेटा, बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हो सकता है, उसका काम हम कॉम्प्लिकेटेड सर्किट का काम कल हम लोग लेक्चर में इससे केवीएल के बहुत सारे सवाल करेंगे, ठीक है ना। आज केवीएल मैंने आपको सिखा दिया, तो आज के लिए यहाँ तक, थैंक यू, ठीक है।